तो अब डिस्कस करते हैं सेकंड क्वेश्चन। डिस्कस द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ग्रेडेशन इन द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ के जो ट्रेंड्स हैं उनको हमें यहाँ पर डिफाइन करना है। तो फर्स्ट इज़ कि अल्कलाइन अर्थ मेटल के आउटर मोस्ट शेल जो कि एस शेल होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है NS2 और ये दोनों इलेक्ट्रॉन लूज किए जाते हैं। ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जब अल्कलाइन अर्थ मेटल लूज करेगा तो उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो हमारे पास बनेगा M2 पॉजिटिव और ये M2 पॉजिटिव की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है +2। ये कभी भी M1 पॉजिटिव नहीं बनाते। आपको जब भी मैग्नीशियम मिलेगा तो मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, स्ट्रॉन्शियम 2 पॉजिटिव। ठीक है, तो ये कभी भी 1 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करते। थर्ड, अब जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो साइज डिक्रीज करता है। तो इनका जो एटॉमिक साइज है या जो आयनिक रेडियस हैं वो कम होते हैं किससे? अल्कली मेटल से। मतलब अल्कली मेटल का साइज बड़ा है और अल्कलाइन का छोटा है। ठीक है, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब लेफ्ट से राइट आप जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Z इफेक्टिव जिसको बोलते हैं वो बढ़ता है और जब Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा स्ट्रांगली अपनी तरफ खींचेगा जिससे साइज कम हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ इज साइज इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। ये हमें पता है कि जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं एक नई शेल ऐड होने की वजह से साइज बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेटेलिक रेडियस के वैल्यूज़ दी गई हैं। तो बेरिलियम के लिए मेटेलिक रेडियस है 112 पाइकोमीटर, उससे बड़ा है मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम। देन आयनाइजेशन एनर्जी। अब क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से और दूर होता जा रहा है, तो अब उसको निकालना इजी है क्योंकि न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव पावर उस पर उतनी स्ट्रांग नहीं रह गई क्योंकि बहुत दूर चला गया। तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जाती है। ठीक है, डाउन द ग्रुप तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालना ईजी हो जाएगा। ईजी हो जाएगा तो डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी भी बढ़ेगी। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज डाउन द ग्रुप। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालना अल्कली से आसान है, अल्कलाइन से मुश्किल है। क्यों? अल्कली में क्या होता है? NS1 हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना मुश्किल नहीं है। पर अल्कलाइन में NS2 है, S ऑर्बिटल भरा हुआ है, तो फील्ड सबशेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो पहला इलेक्ट्रॉन जब आप NS2 से निकालेंगे उसमें ज़्यादा एनर्जी लगेगी और जब NS1 से निकालेंगे तो कम लगेगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी 1 ऑफ अल्कली मेटल कम होती है आयनाइजेशन एनर्जी 1 ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल से। अब आपने यहाँ से तो ये निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन ये 0 हो गया और NS2 से 1 निकाल दिया तो ये NS1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए NS0 हो गया। अब ये क्या हो गया? अल्कली से 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद नोबल गैस कन्फिग्रेशन आ जाती है। अब नोबल गैस से अगर आप 1 इलेक्ट्रॉन निकालना चाहें तो बहुत मुश्किल होगा। तो मतलब अब अगर एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है इस NS0 से तो वो तो नोबल गैस से जाएगा, मतलब अंदर के इलेक्ट्रॉन से निकलेगा वो कोर इलेक्ट्रॉन, तो उसको निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। पर ये जो NS1 है अल्कलाइन वाला, इससे 1 इलेक्ट्रॉन अभी भी निकाला जा सकता है क्योंकि यहाँ पर सिंगल है। ठीक है, तो इसको निकालना ईजी है। तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो अल्कली की बहुत ज़्यादा होती है और अल्कलाइन की बहुत कम होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि IE1 और IE2 के इनके ट्रेंड्स थोड़े डिफरेंट हैं। उसके बाद देखते हैं डाउन द ग्रुप क्या होता है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता है क्योंकि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता जाता है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर या मेटेलिक नेचर। तो डाउन द ग्रुप मेटेलिक नेचर बढ़ती है या इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर बढ़ती है। फिर दीज मेटल्स आर शाइनी इन अपीयरेंस, शाइनी होते हैं बट इनकी सॉफ्टनेस जो है वो कम होती है। अल्कली मेटल ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं अल्कलाइन से। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि अल्कलाइन में आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन से जो मेटेलिक बॉन्डिंग होगी वो स्ट्रांग होगी
ठीक है, अल्कली में आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन था तो वीक मेटेलिक बॉन्डिंग थी, यहाँ पर 2 हैं तो स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग है, इसीलिए सॉफ्टनेस भी कम हो जाती है, मतलब ये रिलेटिवली हार्ड होते हैं अल्कली से। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, तो डाउन द ग्रुप जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ रही है। देन दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो इनके भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं पर अल्कली के कंपैरिजन में हाई होते हैं। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्गर मेटेलिक बॉन्डिंग है। तो मेल्टिंग पॉइंट का जो ट्रेंड है वो बहुत सीधा सा नहीं है कि आप ये नहीं बोलते कि डाउन द ग्रुप बढ़ता है या कम होता है, क्योंकि देखिए बेरिलियम पहले है, मैग्नीशियम बिल्कुल एंड में है, कैल्शियम सेकंड नंबर पे है, फिर स्ट्रॉन्शियम है, फिर बेरियम है। ठीक है, तो मैग्नीशियम एंड में चला गया, मतलब ये कोई सीधा ट्रेंड नहीं है। बट बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड देखें तो ऑलमोस्ट सीधा है, बेरिलियम फिर मैग्नीशियम फिर कैल्शियम फिर बेरियम और स्ट्रॉन्शियम में थोड़ी अदल बदल हुई है, पर मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर काफ़ी डिफरेंट है। तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर इसलिए डिफरेंट होता है क्योंकि आप एक सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो। अब बेरिलियम का सॉलिड का स्ट्रक्चर कुछ और होगा, मैग्नीशियम का कुछ और होगा, कैल्शियम का कुछ और होगा, सबके डिफरेंट होंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर्स को तोड़ के उनको लिक्विड स्टेट में लाना, अलग अलग एनर्जी इन्वॉल्व होंगी, इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर कभी भी सीधा नहीं होता, जनरली सीधा नहीं होता। ठीक है, पर बॉइलिंग पॉइंट में क्या है कि जो आपका सॉलिड स्टेट का स्ट्रक्चर है वो तो टूट चुका है, अब ये लिक्विड बन चुके हैं। लिक्विड को बॉयल करना मतलब वेपर में कन्वर्ट करना, ऑलमोस्ट एक ही तरह की उनमें फोर्सेस होती हैं और उनको ओवरकम करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है वो भी एक ही तरह से देनी पड़ती है। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर थोड़ा ज़्यादा सिंपल रहता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट क्यों टेढ़ा मेढ़ा इसका ऑर्डर होता है, क्योंकि सॉलिड में सबके स्ट्रक्चर अलग अलग तरीके से होते हैं, तो उनको तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगेंगी वो भी अलग अलग होंगी। फिर अगर हम फ्लेम टेस्ट की बात करें तो बेरिलियम और मैग्नीशियम को या इनके सॉल्ट्स को फ्लेम पे हीट करने पे कोई कलर नहीं आता, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन्स इतने स्ट्रांगली बाउंड होते हैं कि उनको एक्साइट करने के लिए बहुत हाई एनर्जी चाहिए, वो फ्लेम से इजीली एक्साइट नहीं होते। और अगर बहुत हाई एनर्जी में एक्साइट होंगे भी तो वो जो एनर्जी होगी वो विजिबल रीजन से हायर होगी, तो आपको फिर भी कलर नहीं दिखेगा। ठीक है, तो बेरिलियम और मैग्नीशियम फ्लेम में कलर नहीं देते, कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम देते हैं। कैल्शियम इज ब्रिक रेड, स्ट्रॉन्शियम क्रिम्सन रेड और बेरियम एप्पल ग्रीन। अब यहाँ पर आपके लिए एक थॉट प्रोसेस है कि स्ट्रॉन्शियम भी क्रिम्सन रेड था और लिथियम भी क्रिम्सन रेड था। ठीक है, हमने पढ़ा ना फर्स्ट क्वेश्चन में कि लिथियम का कलर भी क्या होता है, क्रिम्सन रेड। तो हम कैसे पता चलाएंगे कि ये जो क्रिम्सन रेड है ये स्ट्रॉन्शियम का है या लिथियम का है, इनको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे ये आपको सर्च करना है। ठीक है, तो इसको सर्च करते करते आपको उससे और भी नई चीज़ें जानने को मिलें। देन ग्रुप 2 मेटल्स आर लेस रिएक्टिव। ऑब्वियसली लेफ्ट से राइट जाते हैं तो मेटल्स की रिएक्टिविटी कम होती जाती है, तो ग्रुप 2 मेटल्स कम रिएक्टिव हैं ग्रुप 1 से। ठीक है, क्योंकि उनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है ग्रुप 1 से। फिर हाइड्रेशन एनर्जी की बात करें तो हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ M2 पॉजिटिव आयन ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि 2 पॉजिटिव चार्ज होगा तो आयन बहुत छोटा हो जाएगा, और जितना छोटा आयन होता है उतनी उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अल्कली के आयन्स कैसे बनेंगे, 1 पॉजिटिव, तो 1 पॉजिटिव उतना छोटा नहीं होगा जितना 2 पॉजिटिव होगा, तो जितने छोटे आयन्स कैटायंस उतनी ज़्यादा उनकी हाइड्रेशन एनर्जी होती है। और डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज़ तो बढ़ता है, साइज़ बढ़ेगा तो हाइड्रेशन एनर्जी कम होती जाएगी, तो ये हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। तो बेरिलियम 2 पॉजिटिव सबसे छोटा है तो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि डेल्टा H हाइड्रेशन में मैं सिर्फ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज को कंसिडर कर रहा हूँ, नेगेटिव साइन को नहीं, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी हमेशा रिलीज होती है। तो आप बोलेंगे -300 कैसे बड़ा होगा -200 से, तो मैं माइनस को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि 300 बड़ा होगा 200 से, मतलब ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है। तो बेरिलियम 2 पॉजिटिव में ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव उससे कम, फिर कैल्शियम 2 पॉजिटिव उससे कम, तो इस तरह से हाइड्रेशन एनर्जी वेरी करेगी। नेक्स्ट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज।
फर्स्ट थिंग, बेरिलियम और मैग्नीशियम काइनेटिकली इनर्ट हैं, एयर के साथ नॉर्मली रिएक्ट नहीं करते क्योंकि इनके सरफेस पे ऑलरेडी एक ऑक्साइड की लेयर बन चुकी होती है। उसकी वजह से इनका एयर के साथ फर्दर रिएक्शन कुछ भी नहीं होता, ठीक है। पर अगर बेरिलियम को आप पाउडर की फॉर्म में लोगे तो ये ब्रिलियंटली, मतलब बहुत अच्छे तरीके से जलता है। पर सॉलिड फॉर्म में बेरिलियम नहीं जलेगा, इनर्ट रहेगा, पर पाउडर फॉर्म में जलेगा। तो पाउडर फॉर्म में अगर जलेगा तो 2 बेरिलियम प्लस O2 हीट करने पे 2 BeO देता है, बेरिलियम ऑक्साइड, जो कि एम्फोटेरिक है, ठीक है। मतलब एसिडिक ऑक्साइड भी नहीं है, बेसिक भी नहीं है, 50-50 एम्फोटेरिक। और बेरिलियम नाइट्रोजन के साथ, एयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसके साथ हीट करने पे बेरिलियम नाइट्राइड बनाता है। वैसे ही मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और मैग्नीशियम नाइट्रोजन के साथ मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाता है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अल्कली मेटल्स में से सिर्फ लिथियम है जो नाइट्रोजन से रिएक्ट करके नाइट्राइड बनाता है, और कोई अल्कली मेटल ऐसा नहीं करता, जबकि यहाँ पर सभी करते हैं। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम भी एयर के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड भी बनाते हैं, नाइट्राइड भी बनाते हैं, पर सिर्फ बेरिलियम और मैग्नीशियम काइनेटिकली इनर्ट हैं क्योंकि उनके सरफेस पे ऑलरेडी ऑक्साइड लेयर बनी होती है। सेकेंड पॉइंट इज, बेरिलियम और मैग्नीशियम इतने, उनकी रिएक्ट करने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो बेरिलियम को तो ऐसा है कि अगर आप गर्म पानी ले आओ, ठंडा उबलता हुआ पानी, जैसा मर्जी ले आओ, कोई रिएक्शन नहीं होगा पानी के साथ। मैग्नीशियम रिएक्ट नहीं करना चाहता, पर अगर गर्म पानी ले आओ तो रिएक्ट कर जाता है, बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा। पर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम इतने रिएक्टिव हैं कि ये बोलते हैं ठंडा भी चलेगा, तो कोल्ड वाटर के साथ भी रेडिली रिएक्ट करते हैं। और बनता क्या है, जब भी ये मेटल्स पानी से रिएक्ट करेंगे तो इनका हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अल्कली में भी यही होता है, अल्कली में अल्कली हाइड्रोक्साइड बनते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। थर्ड इज, बेरिलियम को छोड़ के सारे के सारे ग्रुप 2 मेटल्स सीधा हाइड्रोजन के साथ गर्म करने पे हाइड्राइड बनाते हैं। मतलब मेटल लो, हाइड्रोजन के साथ गर्म करो, हाइड्राइड बन गया। पर बेरिलियम नहीं बनाता। बेरिलियम कैसे बनाएगा, ये रिएक्शन है, BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड प्लस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये देता है आपको 2BeH2 बेरिलियम हाइड्राइड प्लस LiCl प्लस AlCl3। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको याद रखना है कि बेरिलियम हाइड्राइड कैसे बनते हैं। और बेरिलियम और मैग्नीशियम के हाइड्राइड कोवेलेंट होते हैं, बट कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम के आयनिक होते हैं। फिर स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स डाउन द ग्रुप घटती जाती है। फिर जब भी HCl के साथ रिएक्ट करते हैं तो MCl2 प्लस H2 बनाते हैं। देन ग्रुप 2 मेटल्स, क्योंकि अल्कली भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट थे, ये भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, पर ग्रुप 2 से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना आसान नहीं है जितना अल्कली से है। तो ग्रुप 2 की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी उतनी अच्छी नहीं है। रिड्यूसिंग एजेंट हैं पर अल्कली से अच्छे नहीं है, उनसे कम है। ओके, तो इनकी रिडक्शन पावर कैसी है, रिड्यूसिंग पावर, बेरियम, फिर स्ट्रोंशियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर बेरिलियम। तो सीधा ट्रेंड नहीं है। और ये ट्रेंड कहाँ से आया, इनकी E0 वैल्यू से, मतलब इनके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू से, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने ट्रेंड लिख दिया। और लास्ट पॉइंट कि ये भी लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व होते हैं, पर ब्लू की जगह क्या देते हैं, ये देते हैं डीप ब्लू ब्लैक सॉल्यूशन। अल्कली देता था ब्लू सॉल्यूशन, तो यहाँ पर वही रिएक्शन होगा, मेटल प्लस X प्लस Y अमोनिया। तो मेटल 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके M2 पॉजिटिव बनाएगा, और उस 2 पॉजिटिव को अमोनिया के मान लीजिए X मॉलिक्यूल ने घेर लिया, तो ये एक अमोनिएटेड मेटल आयन बन गया। प्लस वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को अमोनिया के Y मॉलिक्यूल घेर लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को Y ने घेर लिया, दूसरे को भी Y ने घेर लिया, दोनों पे 1 नेगेटिव चार्ज होगा। तो इन सॉल्यूशंस से हमें फाइनली क्या मिलता है, अमोनिएट्स, जिसमें MnS3 2 पॉजिटिव होता है। दिस इज कॉल्ड अमोनिएट, ठीक है। तो दिस वर द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। सो नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.